रिटाई देखो इस लड़की की, शौहर दूसरी शादी कर रहा है और ये पॉलर से तैयार होकर आई है। खानदान की औरतें माहिर पर सौ बातें कर रही थीं। जब वो मिठाई की ट्रे लिए हॉल में पहुंची तो असफन समेत सबकी नजर इस पर उठी। निकाह के बाद पहली बार शहरी अंदाज में स्लीवलेस साड़ी पहने वो वहां बैठी सब औरतों से मुनफरिद लग रही थी। सुने, आप मुझसे शादी करेंगी? मेहमानों में बैठा अरमान इसके पीछे कमरे में आ गया। क्या आप एक तलाक याफ्ता लड़की को कबूल करेंगे? इसके सवाल पर असवंद बिखरा हुआ कमरे में दाखिल हुआ बेहया लड़की। तलाक से पहले तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर बताऊंगा। वो जैसे बच्चलन समझते कभी इसके करीब ना आया था, पहली बार शिद्दत से इसकी गहराइयों में उतरा तो सुर्ख सयाल इसकी स्टेज पर अपने दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ न जाने कितनी देर इसकी ढिठाई पर संजीदा निगाहों से इसे घूरता रहा, जो दिलकशी की इंतहाओं पर थी। हालांकि इसने साफ लफ्जों में मना किया था कि वो महफिल में आने की कोशिश भी मत करे, लेकिन वो लड़की कहां बात मानने और सुनने वाली थी। मिठाई की ट्रे इसने सामने रखे हुए टेबल पर रखी जब असफंद का दोस्त शौकी से जरा सा झुका। असली यार, ये हसीना कौन है? इसने आज तक अपने निकाह को इस कदर मख्फी रखा था कि इसके चंद करीबी और अजीज दोस्त भी इस बात से नावाकिफ थे। शहरोज की शौक से कहने पर इसने गर्दन मोड़ना चाहते हुए भी इस लड़की को देखा, जिसके सफेद बाजू सब दमक रहे थे। ब्लैक कलर की साड़ी इसके वजूद पर इतना जच रही थी कि असफंद की निगाहें बामुश्किल ही इसके सरापे से हट पा रही थीं। आज तक इसने हमेशा इसे शलवार कमीज में देखा। चेहरे पर एतमाद पहले भी हुआ करता था, लेकिन आज का एतमाद बाकी दिनों को मात दिए हुए था। स्मोकी आईलाइनर जिनमें ना कोई पछतावा ना कोई शिकवा, बस एक इत्मीनान लबों पर फैला हुआ मुबहम सी मुस्कुराहट जो शायद अपने अंदर के दुख को छुपाने के लिए थी। जबकि शहरोज ने एक बार फिर झुककर इसका कंधा हिलाया। भाई रहम कर ले, सुबह तो किसी और का होने वाला है, इस हसीना को हमारे लिए छोड़ दे। शहरोज आंख डुबाकर इसे मजीद आग लगा रहा था, जबकि ट्रे पर मिठाई रखते हुए इसने एक नजर इसके चेहरे पर डाली और फिर पलट गई। इसकी चाल में एक इत्मीनान था, एक लंबी हील में भी लड़खड़ाहट इसके कदमों को छू कर नहीं गुजरी। जब अचानक शोर उठा कि नौशीन को रस्म के लिए बाहर लाया जा रहा है, लेकिन चाहने के बावजूद वो इस रस्म और इस महफिल की जानिब मतवज्जो नहीं था। हालांकि वो खुद भी इस वक्त मरकज निगाह बना हुआ था। ऊंचा लंबा कद, चेहरे पर छाई संजीदगी और आंखों में चमक, वो जरीना बेगम का शहजादा बेटा था और हकीकत में भी किसी के ख्वाबों का शहजादा बन सकता था। न जाने कितनी दिलफेंक लड़कियों ने इससे शादी करने के लिए पापड़ बेले, लेकिन आज तक इससे मोहब्बत नामी कांटा नहीं छुपा। हल्के से म्यूजिक और हूटिंग के दौरान नौशीन कदम कदम चलती इसके करीब आ रही थी, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। वो गर्दन मोड़कर दूर खड़ी इस लड़की को देख रहा था, जिसकी निगाहें नौशीन के चेहरे का तवाफ कर रही थी, जैसे कि खोजने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या था जो इसके वजूद में मौजूद नहीं है। फिर एक लम्हे के लिए इसके आंखों की रंगत बदल गई। इसने देखा शहरोज उसके पहलू में जाकर खड़ा है। वो झुककर कोई बात कर रहा था और सितारा हल्का सा दूर हटकर इसका चेहरा देखने लगी। नौशीन कदम कदम इसके करीब आ रही थी। इसकी होने वाली दुल्हन थी, जिसके साथ मायूं की रस्म निभाकर सुबह वो निकाह के बाद इसे अपनी जिंदगी में शामिल करने वाला था। जबकि वो लड़की इसकी अपनी बीवी, जो आज से 2 माह पहले इसकी जिंदगी में शामिल हुई, लेकिन कभी इसके नाम के अलावा कुछ हासिल नहीं कर पाए। बच्चे उठो और नशीन का इस्तकबाल करो। जरीना बेगम ने इसकी तवज्जो देखकर झुकते हुए से एहसास दिलाया तो गड़बड़ाते हुए वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन अभी भी इसकी मुकम्मल तवज्जो नौशीन की जानिब नहीं थी, जो आंखें मटकाते हुए अपनी जानिब माइल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। हैवी मेकअप, बालों में लगाए हुए फूल जो इसे मेहंदी की दुल्हन का रूप बख्श रहे थे। शहरोज मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो हैरत से शहरोज को देखकर शायद थरथराते लबों के साथ कुछ कह रही थी। असफर से मजीद कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके चेहरे की रंगत, बिगड़े हुए जाविये और बार बार पहलू बदलना ये बावर करवा रहा था कि इसके अंदर किस कदर जलन की आग भरी हुई है। इस पूरी महफिल में इसका हुसन हर एक को मात दिए हुए था। इसके चेहरे की मासूमियत, वो महज 22-23 सालों की थी। इसकी शोक निगाहें किसी को भी इतना दीवाना बना सकती थी। इसके चेहरे पर पड़ती हुई शहरोज की गर्म सांसें किसी और के वजूद को झुलसा रही थी। एक एक करके सब लोग मेहंदी की रस्म को पूरा करने के लिए आ रहे थे और अगले लम्हे वो लड़की नौशीन और असफन पर एक नजर डालती वहां से हट गई। इसने इत्मीनान की सांस खारिज की। कम से कम वो अब मरकजी निकाह नहीं थी, लेकिन परेशान कर देने वाली बात यह थी कि अब इसे इस महफिल में शहरोज भी नजर नहीं आ रहा था।
जलते हुए वजूद के साथ वो नौशीन को एक नजर देखकर उठ खड़ा हुआ। जरीना बेगम गड़बड़ा कर इसकी जाने पड़ी। रस्म को अधूरा छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? वो अपनी भांजी को हरगिज भी उदास नहीं देख सकती थी। अम्मी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बाकी की रस्म आप खुद पूरी कर लीजिएगा। इसने कभी भी इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करने की कोशिश नहीं की और दांत पीसती हुई जरीना बेगम बखूबी जानती थी कि इस वक्त को क्यों इतना बेसकून है। मजबूत कदम उठाते हुए वो इस महफिल से निकलता अंदर की जानिब बढ़ गया था। घर में मुलाजमीन मौजूद थे और सीढ़ियां चढ़ते हुए वो सीधा इस लड़की को तलाश करने के लिए इसके कमरे में जाने वाला था। इससे यकीन था अगर वो शहरोज के साथ पाई जाती तो वो आज इसका नक्शा बिगाड़ देता, और अगर शहरोज के साथ ना भी पाई जाती तो भी वो इसे इतनी सख्त सजा देने का सोच चुका था कि वो दोबारा इस महफिल में आकर लोगों का सामना करने से पहले 100 मर्तबा सोचती। लेकिन नहीं जानता था कि इसकी जिंदगी को बदल देने वाली रात इसकी हस्ती को ही मिटा डालेगी। इसकी जिंदगी में वो तूफान बर्पा कर देगी जो इसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। हरगिज नहीं। इससे खुद को मजबूत करने के लिए कितनी कोशिश की थी, खुद को कितना एहसास दिलाया, और इसके बाद ही वो इस काबिल हुई कि अपनी आंखों के सामने इस शख्स को किसी और का होते देख लेती। वो चाहती थी वो ये सब कुछ देखे ताकि इसके अंदर सर उठती उम्मीद हमेशा के लिए दम तोड़ दे। वो बहुत दिलकशी से तैयार हुई। ये साड़ी इसने न जाने कितने अरसे से छुपा कर रखी थी, सिर्फ इसलिए कि जिस रोज वो असफन के लिए काबिल मोहब्बत बनेगी इस रोज वो इस साड़ी को जेबबंद करेगी। काली साड़ी हमेशा से इसका पसंदीदा लिबास रहा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये लिबास इसे इस वक्त पहनना पड़ेगा जब वो शदीद सोग की हालत में होगी। वहां पर खड़े शहरोज ने अपनी जुमाइनी बातों के साथ इसका खड़े रहना मुहाल कर दिया, और वैसे भी असफन के पहलू में सजी हुई नौशीन इसके लिए वबाले जान थी। वो वहां से हटते हुए अपने कमरे में चली आई। कमरे का दरवाजा खोल कर वो आईने के सामने अपनी डुबडुबाती हुई आंखों को झुकाकर खुद को रोने से बाज रखे हुए थी जब कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इससे पहले कि वो मुड़कर देखती, शरीर निगाहों से इसे देखते हुए शहरोज ने अंदर झांका। इसने अजियत से आंखों को बंद कर लिया। ये कोई नया शख्स था जो इसके लिए वबाले जान बनना चाहता था, जो इसकी मुश्किलात में महज इजाफा करने के लिए यहां तक चल आया। क्या मसला, आपको क्या करने आए हैं? वो इतनी जोर से बोली कि इसके चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई, और एक लम्हे के लिए ठहरकर शहरोज ने इसे देखा और फिर 2 कदम दूर हुआ। सिर्फ 1 माह पहले वो बैरून मुल्क से आया था असफन की शादी अटेंड करने, और भी कुछ जरूरी मामला थे। वो असफन का हमेशा से बेहतरीन दोस्त रहा, लेकिन बैरून मुल्क जाने के बाद इन दोनों की दोस्ती में जरा सी दूरी आ गई। शहरोज 2 कदमों के साथ अंदर दाखिल हो चुका था। कमरे का दरवाजा खुला और वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। मोहतरमा, मैं सिर्फ हसीन आंखों में छुपे हुए सोग को देखने आया हूँ। ये आंखें इतनी अफसुर्दा क्यों हैं? न जाने कितने लम्हे वो ठहर कर इससे देखती रह गई, यानी कि खुद को छुपाने के बावजूद कोई शख्स जान गया था कि इसकी आंखों में गहरा दुख छुपा हुआ है। आपसे मतलब अभी और इसी वक्त निकल जाए यहाँ से। अपने अंदर के उबाल को किसी सूरत कम न करते हुए वो भड़क उठी, और शहरोज ने अपने पॉकेट्स में हाथ डालकर इत्मीनान से इसे देखा। किस कदर हसीन थी वो लड़की। आज तक वो बैरून मुल्क की इतनी हसीनों से वाबस्ता रहा, लेकिन ये लड़की मुनफरिद थी, इतनी मासूम कि इसके फूले फूले रुखसारों को देखने के लिए दिल मचल उठता। इतनी नाजुक कि इस वक्त भी बात करते हुए इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और शहरोज को एक लम्हे के लिए अपना दिल अपने हाथों से फिसलता हुआ महसूस हुआ। निकल जाए यहाँ से। वो इस बार हले के बल चीखी, रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ। इसने हाथ उठाकर इससे पुरसकून करना चाहा और फिर मुड़कर दरवाजे से बाहर जाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। हिम्मत करते हुए इसने दोबारा पलटकर इस लड़की को देखा था। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? इसे अंदाजा नहीं था वो शख्स ऐसा कुछ कहेगा। एक लम्हे के लिए इसको चाहा कि वो खींचकर एक जनाटेदार थप्पड़ इस शख्स के चेहरे पर जड़ दे, या फिर इर्द गिर्द पड़ी हुई भारी चीजों में से कोई चीज उठाकर इसके सर पर दे मारे। दांत पीसते हुए वो अपनी आंखों को फारे से देख रही थी, और तभी किसी खतरनाक जिन की तरह वो नमूदार हुआ और आते इसने शहरोज को गिरेबान से पकड़ लिया। तू शादी करेगा इससे? तू, तेरी इतनी हिम्मत है? शहरोज को धकेलते हुए इस पर हावी होता जा रहा था, और एक लम्हे के लिए सारे दुख को भुलाए वो खौफ से असफंद को देखती रह गई। ऐसे लग रहा था जैसे वो शहरोज की जान लेने पर तुला हो। शहरोज भी बुरी तरह गड़बड़ा गया। असफंद ने इसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा दे मारा। वो इससे शादी कर सकता है अगर ये तलाक याफ्ता हो जाए तभी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि हुआ क्या है। खींचकर इसने शहरोज को कमरे से बाहर निकाल दिया, जबकि सुर्ख सयाल की एक छोटी सी लकीर इसके लबों तक चली आई। वो यकीनन पागल हो जाता था। इसने लम्हे भर में शहरोज को झाड़ कर रख दिया।
वो खुद किसी और का होने जा रहा था और इसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो लड़की इसके निकाह में होते हुए किसी और से बात कर रही है। हमारे माशरे के मर्दों की खुद साख्ता सोच, जो समझते हैं कि निकाह के बाद वो किसी की हकदार बन चुके हैं या फिर किसी पर हुक्मरान, जबकि अपने हकूक और फराइज को वो यूं भूल जाते हैं जैसे वो फिजा में उड़ने वाले आजाद पंछी जो जब चाहे जिसके साथ उड़ान भर लें। तो ये तुम्हारा किरदार, तुम्हें सबूत चाहिए था ना मुझसे अपनी सुर्ख आंखों को इसके हसीन चेहरे पर गाड़े। वो फनकार रहा था और तरसते हुए लबों के साथ वो यकटा कैसे देखती रही। यानी वो शख्स इस वक्त भी इस पर इल्जाम तराशी कर रहा था। मैंने नहीं बुलाया, मैं जानती तक नहीं इस शख्स को। खुद को संभालते हुए इसे लड़खड़ाते हुए कह दिया, लेकिन मुकाबिल इस पर यकीन करने वाला नहीं था। इसे कंधों से दबोचकर इसने दीवार के साथ लगा दिया। कैसे यकीन कर लूं मैं? तुम वहां आई क्यों थी जब मैंने तुम्हें मना किया था? वो इसके लिए मरके से मोहब्बत बन चुका था, लेकिन शायद वो महबूब बनने के काबिल ही नहीं था। वो हसीन था लेकिन चाहे जाने के काबिल नहीं था। मैं एक आखिरी बार देखने आई थी, उम्मीद को अपने हाथों से मारने आई थी असफंदियार। पहली बार इसे नाम से मुखातिब करते हुए वो चिल्लाई और असफंद ने झुकते हुए बड़े जुनून से इसके लबों को अपने लबों में पेवस्त कर लिया। दो दिल एक ताल पर धड़कते जा रहे थे। एक जुनून था, एक वहशत, एक दीवानगी जो सर चढ़कर बोल रही थी और न जाने कितनी देर इसके लबों से अपने लबों को मसलता रहा, इसके वजूद के जैसे जरे जरे को जख्मी कर रहा हो। और काफी देर के बाद सितारा ने इसे खुद से दूर धकेल दिया। अपनी उंगली इसकी जानिब उठाते हुए उसने रोती हुई आंखों से असफंद को देखा। कोई हक नहीं है आपका मुझ पर, आप अपने तमाम हकूक किसी और के हवाले करने वाले हैं। वो इसे आईना दिखा रही थी और मुकाबिल ने सख्ती से घुमाकर इसकी पुश्त को अपने साथ लगा दिया। इसके वजूद को बेतहाशा अपने करीब किए वो इसकी धड़कनों में हशर बड़पा कर रहा था। मेरा हक नहीं है तुम पर तो और किसका है? आज बता ही दो कौन है वो जैसे आज तक तुमने खुद पर हकदार समझ रखा है। वो और इसके शकूकों से बात, वो शख्स कभी भी इस पर और इसके किरदार पर यकीन करने वालों में से नहीं था। वो जो भी है लेकिन वो आप नहीं है। पहली बार वो इसके सामने अजियत से लबों को खोल रही थी। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती? बर्दाश्त की सारी हदें खत्म हो चुकी थी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इस शख्स के लिए जिसके नाम से तुम बदनाम होकर मेरी जिंदगी में आई थी। एक बार फिर वो वही अजियतनाक तस्करा जो सुन सुनकर उकता चुकी थी। मैं तुम्हें इसी के हवाले कर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे वजूद पर अपनी छाप छोड़ूंगा ताकि वो तुम्हें मुंह ना लगाए। इसे करीब करके फिर दूर झटकते हुए उसने इसे यूं देखा जैसे वो कोई बिकाऊ माल हो जो इसके हाथ लग गया, जैसे ना ही इसकी कोई अहमियत हो और ना इसकी कोई औकात। असफंद पलटा था या दरवाजा लॉक करते हुए इसने अपनी धाक बिठा चुका था, जबकि साड़ी के पल्लू का खुद पर फैलाए हुए वो फटी फटी नजरों से असफंद को देखकर अपने हलक तर करने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसकी आवाज पहली बार कांपी। वो जैसे सोचा था कि आज के बाद वो इसके सामने जमकर खड़ी होगी, इस वक्त इसके सामने सहमी हुई थी। आज से पहले अगर वो हक से इसके करीब आता तो शायद वो खुद को खुशकिस्मत तस्वर करती, लेकिन इस तरह नहीं। वो जिद और जुनून का निशाना नहीं बन सकती थी। वही कर रहा हूं जिसकी तुम्हें चाहत है, वही कर रहा हूं जो तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है। इस शख्स की बातें कोई जहरीले तीर थे जो उसके दिल में पेवस्त होते जा रहे थे। चुप हो जाएं, खुदा का वास्ते चुप हो जाएं। अपने कानों पर हाथ रखकर वो चीखी। सबको यूं लग रहा था जैसे वो अपने अपने कमरे में है। शायद जरीना बेगम को भी यकीन हो चुका था कि वो मुकम्मल तौर पर इसके जाल में है, वरना इस वक्त तक वो इसके सर पर मुसल्लत हो चुकी होती और यहाँ वो इस लड़की को समेटने के लिए बेताब खड़ा था। मुझे मेरी नजरों में मत गिराएं, मत करें मेरे साथ कुछ भी ऐसा। इसने अपने हाथों को इसके सामने जोड़ दिया, लेकिन वो इस कदर अंधा हो चुका था कि इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ की फैलाई हुई आग और नफरत ने इसे इस कदर बेजार कर दिया था कि इसे गवारा ही नहीं था कि वो हसीन लड़की खुद को इसकी जिंदगी में खुशकिस्मत तस्वर करती। अपने बाजों में भरकर इसे बिस्तर पर गिरा चुका था। वो बेख्तियार उछलकर बेड से नीचे उतरने लगी, लेकिन तब तक इसके पैरों को मजबूती से पकड़ते हुए इसने अपनी तरफ खींचा और वो किसी टूटी हुई शाख की तरह इसके सीने में पेवस्त हुई। प्लीज प्लीज अपने हाथों को इसके सामने जोड़े बोलते जा रही थी और असवंत नफी में सरे लग गया। हाथ नहीं, आज तुम्हें वो सारे बदले चुकाने होंगे जो मैं झेल रहा हूँ। तुम्हें पाने के बाद तुम्हारे लिए तरसता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम किसी और से मुंसलिक रही और असवंत यार को किसी का झूठा खाने की आदत नहीं थी। इसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए वो इसे मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में कर गया। वो स्याह अंधेरी रात थी, तूफानी रात जिसने इसकी जिंदगी में वो तूफान बर्पा कर दिया जिसके बारे में इसे सुना नहीं था,
न कभी सोचा इसने चाहा कि वो असफंद की जिंदगी से दूर चली जाएगी, दूर, बहुत दूर, जहां इस शख्स का नामो निशान भी ना पा सके। लेकिन जाने से पहले पहले एक ऐसा दाग और ऐसा दुख जो अपने सीने से लगा कर जाएगी। इसने ऐसा नहीं सोचा था, बड़ी शिद्दत से इसे खुद में पेवस्त करते हुए वो शख्स इसे खुद से बेगाना कर गया। असफंद ने इसे अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। किसी नाजुक सी कली की तरह इसे अपने हाथों से मसले हुए। जब इसने अपने हाथों पर लगी हुई रंगों को देखा तो वो दंग रह गया। वो तो समझता था कि ये रंग किसी और का मुकद्दर बन चुके हैं, लेकिन इसकी लाल हथेलियां ये गवाही दे रही थी कि इन हसीन रंगों को इसकी जात से मंसूब करके रखा गया था। लेकिन वो बदकिस्मत था, हाँ वो बहुत बदकिस्मत था जिसने इन रंगों को पाया, लेकिन इस तरह जैसे मरने वाले की मैयत पर गुलाबों को गिरा दिया जाता है। बेकरार होकर इसकी जानिब बढ़ा, इसे बाजू से समेटना चाहा, लेकिन तब तक एक जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारते हुए वो इसे खुद से दूर धकेल चुकी थी। फटे हुए लबों का कोना, गर्दन पर बने हुए सुर्ख धब्बे। एक लम्हे में असफंद को यकीन हो गया कि वो अब सारी जिंदगी इसे नजर नहीं मिला पाएगा। इसने खुद को अपनी नजरों में गिरा लिया था, जबकि इसे धकेलते हुए वो दौड़कर इस कमरे से बाहर निकली और वो वहीं फर्श पर बैठता चला गया। इसे लगा था ये बहुत आसान मामला है, वो इसे समेट लेगा, वो इसे यकीन दिलाएगा। वो ऐसा नहीं जाता था। इर्द गिर्द सिर्फ एक मनहूसियत छाई हुई थी। इस लड़की से कहा करती थी कि इसके लिए स्याह रंग जैसी तो तब वो पहनना चाहता है जब हार मुकद्दर बनती है, लेकिन ये हार थी, ऐसी हार जो हार जीत पर काबिज हो जाए। वो दिन भी इसकी जिंदगी का सबसे अजीब दिन था जब इसके बाप ने इस पर यह फैसला मुसल्लत किया, और वो देर तक अपने बाप को देखता रहा। बाबा, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। एक अरसे के बाद वो लोग हवेली आए थे अपने ताया के इंतकाल की खबर सुनकर, लेकिन ताया के इंतकाल के 10वें दिन इसके बाप ने इसके सामने जो शर्त रखी, इसने आज तक इस लड़की को नजरें उठाकर भी नहीं देखा था। वो तो ये भी नहीं जानता था कि इसकी तायाजाद कौन है। इसके बाद ये कह रहा था कि वो इसे हमसफर के तौर पर कबूल कर ले। सॉरी बाबा, लेकिन ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। वो हफ्ते से ही अखड़ गया। इसकी परवरिश जरीना बेगम ने की थी, जिन्होंने हमेशा इसे अपनों से नफरत करना सिखाया, जिन्होंने बताया था कि इसके ननियाल वाले इसके मामू के बच्चे, ये चंद ऐसे रिश्ते हैं जो इसके हकीकी और करीबी हैं। बाकी सारे रिश्तों को तो जैसे किसी बदबूदार गलाजत की तरफ से जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। अक्सर माओं की संगदिली होती है कि वो सिर्फ अपने भाई और भाई के बच्चों से अपने बच्चों को जोड़ने के लिए इन्हें चचा चची के बच्चे और हर इसी रिश्ते से दूर कर देते हैं जिससे रिश्ते से वो खुद नफरत की निगाहों से देखती हैं, लेकिन नहीं जानती कि बतौर माँ वो अपने बेटे या बेटी को कमजोर तरीन इंसान का रूप दे रही है जो अगले आने वाले दिनों में इसके लिए मुसीबत बन जाए। मैं किसी गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है बाबा। वो अपनी बात पर अटका था, लेकिन इसका बाप भी जैसे फैसला कर चुका था। तुम्हें हर सूरत ये करना पड़ेगा, मेरे बड़े भाई की इकलौती औलाद है और वो मैं इसे कैसे बेसहारा छोड़ दूं। हालांकि आज से पहले इसके बाप ने इसे मुकम्मल आजादी दी, लेकिन आज इन्हें अपने रिश्तेदारों की ऐसी लगन आसूद को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। मैं आपकी भतीजी को खुश नहीं रख सकता, आप जानते हैं इसके और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क होगा। इसे इसकी माँ ने हमेशा से यही सिखाया था, गांव की अनपढ़ और जाहिल लड़कियां कम से कम इनके बेटे के लिए नहीं बनाई गई। लेकिन इसके बाप ने साफ साफ कह दिया अगर वो चाहता है कि कंपनी और वो इसके नाम लगा दें, इसे बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी दे दें, तो इसे हर सूरत ये करना पड़ेगा। बाबा, आप जानते हैं मैं आपकी इजाजत के बगैर भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। वो धड़ल्ले से इनके सामने जमकर खड़ा हो गया। लेकिन तुम्हारे लिए मेरी इजाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बगावत की तरफ पहला कदम था। इसके बाप ने इसे पहले आजादी की इजाजत दी और फिर इसके पंख काट दिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी बेटी के साथ? आप जानते हैं कि वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। जरीना बेगम तो हत्थे से उखड़ गईं। इस वक्त वो और कासिम साहब अपने कमरे में थे, गांव की हवेली में इनके मखसूस कमरा जिसमें रहने का कभी इतना इत्तेफाक नहीं हुआ। तुम क्यों नहीं समझती जरीना बेगम, जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम और तुम्हारा बेटा नहीं सोच रहे। काजिम ने साहब की आंखों में नाचती हुई लालच इनकी बीवी को साफ नजर आ रही थी। क्या मतलब है आपका? आप क्या सोच रहे हैं? अपने छोटे छोटे बालों को झटकते हुए मेकअप ज्यादा चेहरे के साथ वो इनके सामने आकर बैठ गई। भाई साहब की सारी जायदाद सितारा के साथ इसके शौहर के पास चली जाएगी। तुम्हें अकल क्यों नहीं आ रही? सितारा की जायदाद हासिल करने के लिए असवंत को इसके साथ निकाह करना पड़ेगा।
यानी एक अरसे के बाद अगर इनके शौहर ने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया तो इसके पीछे भी इतनी बड़ी गर्ज छुपी थी। और जरीना बेगम ने तो इनकी चालबाजी पर मुस्कुराती रही। इन्हें यकीन था अगर वो अपने बेटे को इस बारे में भनक भी लगने देंगी तो वो कभी भी इस लालच का शिकार होकर इस लड़की को नहीं अपनाएगा। इन्हें दो खेल खेलने थे। एक खेल में इन्हें ये सारे खेल में अपने बेटे को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालकर इन्हें इसे अपनी उंगलियों पर नचाना था और दोनों खेलों में वो माहिर थी। इस शाम अफसुर्दा तासुरात को चेहरे पर सजाकर वो असवद की कमरे में गई। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। अपने सर को गिराकर इन्होंने अपने हाथों को देखना शुरू किया और असवद ने इसके करीब बैठकर इसके कंधे पर हाथ रखा। आप जानती हैं, आपकी हर बात मानते हैं बाबा। आप इन्हें कायल क्यों नहीं कर सकती अम्मी? अगर वो चाहता तो पहले किसी लड़की को ढूंढकर इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता था, लेकिन नहीं, इसे सबसे पहले अपने करियर की फिक्र थी। वो अपना करियर बनाना चाहता था। इसके बाद अपने मयार की किसी लड़की को ढूंढकर शादी करता जो इसके हम कदम चलने के लिए तैयार होती। तुम्हारे ताया की बहुत इज्जत थी इस इलाके में, लेकिन तुम्हारे तायाजाद अच्छे किरदार के मालिक नहीं है, इससे तुम्हारे बाबा परेशान है। वो पहले भी किसी शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात और वो दंग रह गया। बाबा एक ऐसी लड़की के साथ मेरा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसका बड़ा मुकाम बनता था। और कमाल अदाकारी का मुजाहरा करते हुए जरीना बेगम ने अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ दिए। इस वक्त तुम्हारे बाबा और तुम्हारे ताया की इज्जत का ख्याल है। तुम जानते हो तुम्हारे बाप का आखिरी रिश्ता तुम्हारे ताया ही थे। इन्होंने अपने बेटे को यूं बदगुमान कर दिया कि इसे यकीन दिलाओ। हाँ, सितारा रामी वो लड़की इस इलाके की सबसे बदकिरदार लड़की थी। मासूम नजर आने वाली वो चालबाज लड़की पहले भी न जाने कितने लोगों के साथ ताल्लुकात बनाकर अपने बाप की इज्जत के साथ खेल चुकी थी। इसलिए इसकी माँ ये चाहती थी कि वो जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। और दूसरी तरफ एक महान किरदार अदा करते हुए इन्होंने इलाके में साबित कर दिया कि अपने मरहूम भाई की बेटी के सर पर हाथ रखकर इन्होंने अपनी रहम दिली और मोहब्बत का सबूत दिया। वो शाम सबसे संगीन शाम थी जिस शाम में दुल्हन बनकर इसके पहलू में आकर बैठी। इसने कभी नहीं सोचा था बाबा के बाद इसकी जिंदगी यूं बदल दी जाएगी। आज तक इसके बाप ने कभी भी कोई जिम्मेदारी इसके सर पर नहीं डाली। वो उम्र में भी कम थी, सो एक बार इसका लड़खड़ा जाना बनता था, लेकिन इसके चचा ने इसे संभाल लिया और अपनी माँ की मोहब्बत और बड़ों के फैसले के आगे सर तस्लीम खाम करते हुए इसने लिया था। और जो निकाह होने के बाद एक नजर इस पर डालकर उठा और अपने कमरे में चला गया। इस वक्त इसे अंदाजा हुआ था कि कुछ था जो बिल्कुल ठीक नहीं था। इसके चचा की ख्वाहिश थी कि वो निकाह के बाद फौरी रिक्स कर दी जाती है और एक दिन दो दिनों के अंदर अंदर मामूल के मुताबिक वो वापस शहर चले जाएंगे। कितनी ख्वाहिश थी इसकी कि इसकी माँ भी इसके साथ शहर आकर रहती। आखिर वो अकेली यहाँ क्या करेगी? लेकिन ना ही इसकी सास ये चाहती थी और ना ही इसके चचा की मर्जी थी। सो खतीजा बेगम ने इनकार करते हुए कहा कि वो अपने शौहर के घर में रुए रहेंगी। जहाजी साइज बेड पर सजी हुई वो दुल्हन लाइट पिंक कलर के शरारे में कोई गुलाबी गुड़िया लग रही थी। चेहरे के अतराफ में गिरती हुई लटें जिनमें कर्ल्स डाल दिए गए थे। सुनहरे बाल इसकी चांदनी जैसी रंगत पर दमक रहे थे। इसके चेहरे पर छाई हुई मासूमियत इतनी दिल फरेब थी कि मुकाबिल ने न जाने कितनी देर से देखता रहा। तुम्हारी इस बिस्तर पर कोई जगह नहीं और ना ही मैं तुम्हें कभी ये हैसियत दे सकता हूँ। बदकिरदार लड़की। और वो दंग रह गई। इसने पहली बार अपने शौहर की जुबान से हसीन सरगोशियां सुनी थी, लेकिन वो क्या सुन रही थी? इसका शौहर इसे बदकिरदार कह रहा था। आप होश में तो हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? अड़कती हुई सांसों के दरमियान उससे पूछ लिया और असफंद खान ने आगे बढ़कर इसकी गर्दन को दबोच लिया था। मत सोचना कि मैं तुम्हारी चालबाजी का शिकार हो जाऊंगा या तुम्हारे हुस्न के आगे घुटने टेक दूंगा। न जाने क्यों वो इसके चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था। अगर वो अच्छे किरदार की मालिक होती तो लाख फर्क होने के बावजूद इसे अपना लेता। वो देखने में इतनी हसीन थी कि इसकी पसंदीदा लड़की बासानी बन जाती और वो तमाम हकूक पा लेती जिन्हें पाने इस पर लाजिम था। लेकिन जरीना बेगम की लगाई हुई आग इतनी भी काम नहीं थी कि सिर्फ हुस्न के पानी से बुझ जाती। मैं नफरत करता हूं तुमसे, इतनी नफरत कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। गर्म सांसों को इसके चेहरे पर उंडेलकर वो जैसे इसके चेहरे के नकूश बिगाड़ना चाहता था, जबकि आसमान की मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ाते हुए इसने खुद को आजाद करवा लिया। अगर आप मुझसे नफरत करते थे तो फिर निकाह करने की क्या जरूरत थी मुझसे? वो शख्स उम्र में तकरीबन 5 साल बड़ा था, लेकिन वो इतनी कम अक्ली और बेवकूफी का मुजाहरा कर रहा था कि आज तक किसी ने ऐसा गुमान ही ना किया हो। सिर्फ अपने बाबा की मर्जी की वजह से, सिर्फ इनकी
जिद पर, और अब ये जिद तुम्हें सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। इस रोज वो कमरे से निकल गया, शायद इसलिए क्योंकि इस लड़की का शानदार सा हुस्न इस पर असर अंदाज हो रहा था। ना चाहते हुए भी इसका दिल बार बार हमत और इसके करीब जाने के लिए बेताब हो रहा था। वो चाहता था कि वो उंगलियों से इसकी लंबी सुनहरी जुल्फों को संवारने लग जाता। इसकी नशीली आंखों को देखकर हसीन सरगोशियों इसके लबों से फिसलने के लिए बेताब थी, और खुद से जान छुड़वाकर वो इस रोज इस कमरे से निकल गया। और इस कमरे से रात के इस पर निकलते हुए से खदीजा बेगम ने देख लिया। अगले दिन इसने माँ के साथ अपनी लाख अदाकारी की, लेकिन इसकी माँ थी कि इसके चेहरे को देखते हुए इन्होंने पढ़ लिया, और अपनी माँ को बताते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं समझ सकती हूँ शायद तुम्हारे चाचू ने दबाव डाला हो असफन पर, और वो इसी का गुस्सा उतारा हो। खदीजा बेगम, जिन्होंने खुद सारी जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजारी थी, अपनी इकलौती बेटी को इतनी बड़ी हार का सामना कैसे करने देती। सो एक माँ होने की हैसियत से तसल्ली और दिलासन का हक बनता था। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। अम्मी, वो मुझसे नफरत करते हैं, इसने खदीजा बेगम के शफीक हाथों को थामकर डरते डरते कह दिया, और इन्हें पहली बार अपनी कांच सी गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखों में टूटते हुए ख्वाब दिखाई दिए। नहीं मेरी जान, वो तुमसे नफरत नहीं कर सकता, तुम नफरत के लिए नहीं बनाई गई। इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर कहे जा रही थी, वो तुम्हारा शौहर है, और निकाह के रिश्ते में बड़ी ताकत होती है। तुम इसे समझने की कोशिश करना, वादा करो तुम कोई बदगुमानी नहीं पालोगी। और इसने अपनी माँ से वादा कर लिया। अगले 2 दिनों तक भी इस शख्स का रवैया इसके साथ ऐसा ही रहा था, हत्ता कि वो इसके हाथ की बनी हुई चाय पीना भी गवारा नहीं करता। और वो इन 2 दिनों में इसने इसके लिए खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि वो अपनी माँ को अजियत में डालकर यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। 2 दिनों के अंदर अंदर तैयारी मुकम्मल हुई, और बसंत यार के साथ रुखसत होकर शहर आ गई। इसका चचा, जिस पर इसे बहुत उम्मीदें थी, वो बाप बनकर इसके सर पर हाथ रखेगा, अपने बेटे को समझाएगा, लेकिन इसका चचा यूं गाफिल हुआ कि कभी पलट कर देखने की कोशिश भी नहीं की कि वो इस घर में अपने मरहूम भाई की औलाद को ब्याह कर ले आया। इस रात इसने बड़ी मोहब्बत से असफन के दोनों हाथों को थाम लिया। वो बेताबी से इसका चेहरा देखती रह गई। आप मुझसे नाराज हैं? मुझे बताएं तो आखिर हुआ क्या है। इनकी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता गुजरा था, और 1 हफ्ते में असफन ने कभी इसे ढंग से कोई बात नहीं की। वो हमेशा इसे नजरअंदाज किए रखता। अगर वो कभी इसके करीब आने की कोशिश करती तो इसे बुरी तरह झाड़ देता। तुमने मर्दों पर इतनी गहरी रिसर्च कर रखी है, तुम्हें अंदाजा है कि कोई मर्द कब से तुमसे नाराज होता है और कब राजी। इसके नाजुक कमर से हाथ डालकर इसे अपने करीब खींच चुका था, और इसके सीने से लगे वो बुरी तरह इसके आंखों में देखकर खौफजदा हुई। नहीं, मुझे किसी मर्द से नहीं, सिर्फ अपने मर्द से मतलब है। अपने गुलाबी लबों पर जुबान फेरते हुए वो बेमुश्किल कही जा रही थी। और असफन ने इसके दिलकशी को देखते हुए कितनी कोशिश की कि वो नजरों को फेर ले, लेकिन नहीं फेर पाया। काश तुम सिर्फ मेरी होती। वो इसके लबों को देखकर सरगोशी कर रहा था। मैं सिर्फ आपकी हूं, मैं आपके अलावा किसी की भी नहीं हूं। इसकी कान से आंखें पानियों से भरने लगी, और असफन इसे थोड़ा सा खुद से दूर कर दिया। नहीं, झूठ बोलती हो तो मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, और अब दुआ करता हूँ कि काश मैं तुम्हारे बारे में कुछ न जानता। इस माशरे की तल्ख हकीकत यह है कि कुछ मर्द अपनी माँ और बहनों पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी माँ की जुबान से निकले हुए अल्फाज सच्चाई के अलावा कुछ नहीं हो सकते। हालांकि इन्हें हकीकत अपनी आंखों से देखने की कोशिश करनी चाहिए। माँ हो या बीवी, कोई भी किसी भी वक्त आपसे झूठ बोल सकता है। कोई आपसे इस तरह खेलेगा कि आप गड़बड़ा कर रह जाएंगे। आप क्यों मेरे बारे में इस कदर बदगुमान रहते हैं? इसने एक बार फिर आगे बढ़ते हुए असफन के चेहरे को अपने मुलायम हाथों में थाम लिया। क्योंकि मैंने आज तक खुद को संभाल कर रखा, सिर्फ इसलिए कि जिसका मुझ पर हक होगा। लेकिन तुमने अपने हुस्न के जलवे चारों तरफ बिखेरे। इस पर कभी भी यकीन नहीं कर सकता था। इसके ज़हन में पहले जो बातें डाल दी गई थी, वो बातें इतनी आसानी से निकल ही नहीं सकती थी। घर भर की जिम्मेदारियों को सितारा के नातों कंधों पर डाल दिया गया। जरीना बेगम तो दिन भर के काम इससे करवाती। कभी खाना बना दो, कमरे में आओ, मेरे पैर दबा दो, और वो चुपचाप चली आती। जाहिरी तौर पर इन्होंने कभी भी लड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन अंदरूनी तौर पर इन्होंने इस पर इतना दबाव डाल रखा था कि वो खुद को इन 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर नफ्सियाती मरीजा महसूस करने लगी। ये अजियतें कम नहीं थी। सो इन्होंने फैसला कर लिया कि वो उस नाजुक सी लड़की पर मजीद अजियतें डालेंगी,
और इस रोज उसने पहली बार इस घर में नौशीन को देखा। नौशीन मिर्जा वो लड़की जो उसकी बाकी मांदा उम्मीदों पर भी पानी फेरने के लिए आ गई। सीढ़ियां उतरते हुए इसने लाउंज में चहकती हुई नौशीन को देखा था, जिसके बेबाक अंदाज पर इसने सर से पैर तक इसे देखा और इसके कदम वहीं जम गए जब जरीना बेगम ने फनकारते हुए इसे नीचे आने के लिए कहा। क्या वहीं खड़ी खड़ी मर गई हो? तुम नीचे आओ, मेरी भांजी आई है, जाकर किचन से कुछ खाने को लेकर आओ। और अपने कदमों को घसीट कर वो किचन की जानिब बढ़ी। न जाने क्यों नौशीन की नजरों से इसे मालूम हो चुका था कि वो इसे किन नजरों से देख रही है। अजीब सी चैलेंज करती हुई निगाहें, लेकिन इसका शक कुछ गलत नहीं था। इस रोज जब वो ऑफिस के घर वापस आया, दाखिली दरवाजे से वो भी अंदर दाखिल हो रहा था कि चहकती हुई नौशीन आगे बढ़ी और इसके गले से लगकर चहकी। असफी यार, दूसरे शहर क्या मुंतकिल हुए? नौशी को भूल गए? तुम तो ना कोई राबता ना कोई बातचीत, और असफत बुरी तरह गड़बड़ाया था। नजर न जाने क्यों फिसलते हुए दरवाजे पर खड़ी हुई लड़की की तरफ उठी, लेकिन जल्दी बहुत काबू पा गया। ऐसे नौशीन को जरा सा खुद से दूर किया ऐसी उकताहट हो रही थी। नौशीन जिस तरह इसके साथ चिपकती जा रही थी वो हमेशा से ऐसा करती, लेकिन इसे इस नौशीन नामे में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। बेटा बैठो नौशी, आज खास तुमसे मिलने के लिए आई है। जरीना बेगम भी निकलकर अपना जाल फेंका। बहुत थक गया हूं मैं, कमरे में जाकर रेस्ट करूंगा। वो अपनी जान छुड़वाते हुए सीधा कमरे में चला गया। जब नौशीन ने तलाक निगाहों से इसे घूरा। तुम्हें क्या लगता है तुम असफी को इतनी जल्दी मुझसे छीन लोगी? यानी इसका शक गलत नहीं था। नौशीन अपनी हरकतों पर उतर आई और इसे अच्छी तरह बावर करवा दिया कि वो जो कुछ इसके बारे में सोच रही थी वो बिल्कुल हकीकत है। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? वो मेरे शौहर है और मेरे हैं, तो फिर छीनना कैसा? और इसके इतना कहने की देर थी कि नौशीन ने अपने हाथ उठाया और सख्ती से इसे दूर धकेल दिया। वो लड़खड़ा कर जरा सी दूर हुई, लेकिन संभल गई और फिर हैरत से गर्दन मोड़कर नौशीन को देखा था। ये क्या बदतमीजी, आप हमारी मेहमान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर हाथ उठाएंगी। इसकी आवाज इस कदर बुलंद हुई और नौशीन ने इसके जबड़े को दबोच लिया था। खबरदार, खुद को असफन की बीवी जाहिर करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारी औकात की है, तुम्हें अपने बिस्तर तक तो आने नहीं देता वो। और इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसके मुंह पर चाबुक दे मारा हो। एक औरत के लिए इससे बड़ी अजियत क्या होगी कि ये बात इसके लिए ताना बन जाए कि इसका शौहर इसे अपने बिस्तर पर आने नहीं देता। ये मेरा और मेरे शौहर का मामला, लिहाजा आप इस मामले से दूर रहें। इसने नौशीन को आईना दिखाना चाहा, लेकिन बात बिगड़ती चली गई और इस शाम जरीना बेगम ने इसके चचा और दोनों से शिकायत लगा दी कि घर में नौशीन को देखकर सितारा ने इसके साथ बदतमीजी की। इसलिए नौशीन घर वापस चली गई। इनका रोना पीटना उरूज पर था और वह गड़बड़ा कर रह गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बदतमीजी की शुरुआत इन्होंने खुद की थी। इससे पहले कि असमन कुछ कहता, इसके चचा की धारती हुई आवाज ने इसे सहम जाने पर मजबूर कर दिया। लड़की, तुम अपनी औकात भूल रही हो। ठीक है, तुम असफन की बीवी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर आते जाते पर हाथ उठाओगी। तुम ये इसके चचा थे जिस पर इन्हें इससे इतना मान था। इसने उम्मीद भरी निगाहें उठाकर असफन को देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। वो कितने मान और यकीन के साथ कह रही थी, लेकिन इस पर एक नजर डालते असफन ने सर झुका लिया। इसका दिल एक लम्हे के लिए फड़फड़ाया था। कितनी शिद्दत से दिल चाहा कि वो कह दे, हाँ तुम ऐसा सोच कर नहीं सकती, तुम किसी के साथ बदतमीजी करने के लिए बनाई नहीं गई। लेकिन वो नहीं कह पाया। इसे अफसोस हुआ था इस रोती हुई लड़की का, और इसने जरीना बेगम से कह भी दिया, नौशीन की जरूरत नहीं है हमारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करने की। और जरीना बेगम भी अच्छा खासा हरा उठी थी। तो मत भूलो कि मैंने नौशीन को तुमसे मंसूब कर रखा था, और वो भी हैरान रह गया। आप मेरा तमाशा बनवाना चाहती हैं अम्मी? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि नौशीन जैसी लड़की तुम्हारे पहलू में खड़ी होकर जज सकती है। तुम क्यों पागल बन रहे हो? मेरी जान, नौशीन तुमसे मोहब्बत करती है। प्लीज खुदा का वास्ता है, कम से कम जीने दे मुझे। आप लोग सर झटकते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन जरीना बेगम जो कुछ सोच चुकी थी, इससे पीछे हटना इनके लिए महाल था। वो जानती थी इन्होंने अपनी बहन को जुबान दे रखी है। वो जल्द से जल्द इसे बेहोशी के साथ नौशीन साथ सेट करवा कर थोड़े दिनों के अंदर अंदर नौशीन को इस घर में अपनी बहू बनाकर ले आएंगी। जिस वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ, वो बेड पर सर झुकाए बैठी थी। इसे देखता हुआ वो इसके करीब चला आया। जब सितारा ने अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें उठाकर इसे देखा
और फिर पलकों को झुका दिया। बाबा गुस्से में थे तो मैं नौशीन के साथ ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी। वो मेहमान थी, हमारी इस रोज बीच सिर्फ इसे कसूरवार ठहरा रहा था। मैंने इससे कोई बात नहीं की। इसने बस ये कहा कि मैं आपसे दूर रहूं और मैंने कह दिया कि आप मेरे शौहर हैं, आप मुझे दूर करें बेशक खुद से, लेकिन हर ऐरा गहरा मुझे आपसे दूर झटकने के लिए ना जाया करे। इसने पहली बार अपने खुद को टटोलते हुए देखा था। इज्जत नफ्स क्या थी। इसके कदमों से लिपट कर खाक होती हुई कोई चीज जो रेजा रेजा होकर हवाओं में तहलील हो चुकी थी। इस रोज कितने मान के साथ वो इसके कदमों में आ बैठी। मैंने कभी कोई गलती नहीं की। खुदा का वास्ते मुझे अपनाना है तो अपना लें या फिर इस डर से निजात दे दें। मुझे इसने कभी भी इतनी अजियतों को बर्दाश्त नहीं किया था जितनी अजियतें वो पिछले 1 महीने से बर्दाश्त कर रही थी। नाजुक सी लड़की जिसके बाप ने इसे रानी बनाकर रखा था, जिसकी माँ इसके सदके उतारती नहीं थकती, आज वो लोग इसकी हर चीज पर काबिज भी हो गए और इसे हर चीज में कसूरवार भी ठहरा दिया गया। वो काबिल नहीं झुकते हुए इसके रुखसारों पर लब रखे और फिर इसके दोनों हाथों को थाम कर इसे अपने पहलू में बिठा दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, तुम्हें हमेशा इस घर में मेरी बीवी बनकर रहना पड़ेगा। रही मेरी बात तो अगर मैं तुम्हारे मुकद्दर में हुआ तो पालोगी मुझे। तुम कहीं अभी मेरे मुझ पर जोर नहीं है। और इसकी गोद में सरकते हुए वो इसका चेहरा देखती रह गई। इसने कितनी कोशिश की थी कि कम से कम इस शख्स से मोहब्बत ना हो, लेकिन मशरकी लड़कियों के जहर में हमेशा ये बात डाली जाती है कि इनसे वाबस्ता शख्स इनकी जिंदगी और शायद इनकी मौत भी इन्हें हर सूरत में इससे गले लगाना पड़ती है। दिल जिस शख्स से मंसूब होता है फिर इसके मुतालिक सोचकर धड़कता रहता है और शायद इसका भी कसूर यही था कि इसका दिल असफंदियार से मुंसलिक हो चुका था, इसका दीवाना बन चुका था। इसका दिल जरीना बेगम आने वाले दिनों में ना सिर्फ नौशीन को इस घर में लाने की मुकम्मल प्लानिंग कर चुकी थी, बल्कि इन्होंने असवद के जहन में मजीद बदगुमानी डालकर सितारा का कमरा भी अलग कर दिया। इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात ना होने के बराबर थे और इन दोनों में तीसरे शख्स का किरदार अदा कर रही थी नौशीन। न जाने इसकी माँ ने इसे कैसे मनाया। नजर आने लोगों के पास कैसे जादू मंत्र होते हैं कि वो लोगों को अपने काबू में कर लेते हैं। जिस रोज जरीना बेगम से इसे मालूम हुआ कि वो नौशीन से निकाह कर रहा है, इसे लगा था जैसे वो घुटनों तक जमीन के अंदर धंसती जा रही है। आखिर कौन सा ऐसा गुनाह था जिसकी सजा इस कदर भयानक थी। इसने खामोशी इख्तियार कर ली। ना चीखो पुकार, ना कोई शिकवा शिकायत, ना वावेला, और इसकी खामोशी इस शख्स को चौंकने पर मजबूर कर रही थी। इसकी माँ ने इसे कितना मजबूर कर दिया कि वो नौशीन से निकाह करे, हालांकि वो नहीं चाहता था। मैं जानती हूँ तुम सितारा के साथ कभी खुश नहीं रह सकते। अगर तुम इसे तलाक नहीं भी देना चाहते तो भी नौशीन को एतराज नहीं है। इनके 3-4 दिनों की मोहब्बत, रोना पीटना, इमोशनली ब्लैकमेलिंग करना काम आ गया और बिलाखिर इसने भी सोच लिया कि शायद इस लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता। वो इसके लिए बनाया नहीं गया, इसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगी। इसे लगा था सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो घर वालों को मना लेगा और इस शादी से इनकार कर देगा। वो अपनी बीवी के साथ खुश और मुतमईन रहने लगा। लेकिन असली सुबह जब इसे मालूम हुआ कि सितारा जहांगीर इसकी जिंदगी से दूर कहीं दूर जा चुके, तो वो जाने कितनी देर साकित रह गया। नहीं, इससे मुझसे बात करनी चाहिए थी। इस तरह वो मुझसे दूर कैसे जा सकती है। शर्मिंदगी और अजियत के अलावा कुछ नहीं था। इस रोज की शुरुआत जरीना बेगम के लिए जिस कदर मुतमईन कर देने वाली थी, इस दिन का इख्तिताम इतना ही भयानक था। शादी का पूरा दिन गुजर गया और दुल्हा घर लौट कर नहीं आया। न इसके आने की कोई खबर, न इसने किसी की कॉल उठाई। इससे बड़ी बदनामी क्या हो सकती थी। मुझे पहले तुम जैसी बुढ़िया पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था जो ढंग से बेटे की तरबियत नहीं कर पाई। चीखती हुई नौशी जरीना बेगम के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। इसने क्या कुछ नहीं किया। नौशी के लिए खुद अपने पैसों से जहेज बनवाया, तमाम रसूमात के लिए इसे और इसकी फैमिली को पहले घर पर बुला लिया। 1 रुपए की रकम भी नौशी के बाप ने खर्च नहीं की। वो इस काबिल था। तमीज से बात करो। नौशीन, ये किस तरह बात कर रही हो तुम? बिल्कुल इस तरह बात कर रही हो जिस तरह मुझे करनी चाहिए। पहले तुमने दौलत के लालच में इस लड़की का निकाह अपने बेटे से करवाया और फिर इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने बेटे के जहन में ये जहर डालकर कि वो बदकिरदार है, किसी के साथ पकड़ी गई थी।
इसलिए इसकी मां ने इसका निकाह तुम्हारे बेटे से कर दिया। दाखिली दरवाजे से अंदर आता हुआ शख्स अपने बिगड़े हुए हुलिये के साथ वहीं खड़ा रह गया। अपनी जुबान बंद करो, तुम अभी बाकी मांदा मेहमान भी घर पर मौजूद थे जो खासे गरीब थे। इस रोज तो काजिम साहब भी सर गिराए सरबराही सोफे पर बैठे हुए थे। किसी शिकस्त खुर्दा शख्स की तरह तुम मेरी जुबान बंद नहीं करवा सकती। मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें भी और तुम्हारे बेटे को भी। चीख चीख कर लोगों को तुम्हारी असलियत बताऊंगी, समझी? तो वो दांत पीसते हुए जरीना बेगम ने अपनी शर्मिंदगी को जाहिर करने के लिए आगे बढ़कर नौशीन को दबोचा और इसे दरवाजे की जानिब धकेल दिया। लेकिन दरवाजे से बिगड़ी हुई हालत में अंदर आते हुए बेटे को देखकर वो थाम सी गई और इसकी आंखों में मुकम्मल हैरानी उतर आई। हैरानगी और अजियत के अलावा कुछ नहीं था, कुछ हो ही नहीं सकता था। इसने अपने हाथों अपनी जिंदगी को बिगाड़ दिया। वो सुनहरी आंखों वाली कांसी लड़की वो इसके हाथों से खो गई। क्योंकि आपने ऐसा क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया? आपने क्या कसूर था सितारा का? वो जो सारी जिंदगी से बगैर किसी जुर्म की सजा देता रहा, आज अपनी माँ से पूछ रहा था कि इसका क्या कसूर है, जैसे खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा हो। और बाबा आपका तो खूनी रिश्ता था सितारा के साथ, आपके मरहूम भाई की यतीम बेटी। ऐसे जल्दी मालूम हो गया इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं बचा सिवाय शर्मिंदगी के, और कुछ हो ही नहीं सकता था इनके पास। वो अपने कमरे में बंद हुआ और अगला एक हफ्ता इसी शर्मिंदगी और पछतावे के जेर असर इस घर में मौजूद एक एक फर्द ने इस तरह काटा जैसे वो कोई भूत हो या फिर मुर्दा जिस्म जो शर्मिंदगी की वजह से एक दूसरे से नजर छुड़ाते फिर रहे हो। और इसका तमाम अव्वल था मुलाजमा कमरे में खाना देकर आती। कभी कभार खाना यूं ही उठा लिया जाता, कभी कभार इसमें से चंद निवाले तोड़ते हुए इसे एक हफ्ते में कसीर सिगरेट नोशी की वजह से इसके लबों पर स्याही उतर आई। इसके आंखों के नीचे हल्के गहरे होते चले गए। एक एक अजियत इसकी आंखों के सामने नाचती रही। खुदा मकाफात अमल की चक्की को बहुत आहिस्ता चलाता है, लेकिन जब वो पीसती है तो बड़ा बारीक पीस कर आती है। और अब मकाफात अमल की चक्की में वो लोग पिस रहे थे जिन्होंने इसके साथ इतना बुरा किया। इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि जाकर इस लड़की से माफी मांग लेता। एक बार इसके कदमों में बैठकर इल्तिजा करके तो देखता, हो सकता था वो माफी दे देती, लेकिन इसे खुद भी यकीन हो चुका था माफी इतनी आसान नहीं होती। वो जो लड़की आंखों में ख्वाब सजाकर इसकी सेज तक आई, इसे खुद से अपनी सेज से दूर करते हुए इसने बेदर्दी से इसकी आंखों के सारे ख्वाबों को कुचल कर रेजा रेजा कर दिया। मुझे इस लड़की ने अपनी अना और जिद को तोड़ते हुए न जाने कितनी बार इसके करीब जाने की कोशिश की और इसने हर बार इसे झटक कर खुद से दूर कर दिया, जो इस हवेली में किसी मुलाजमा से भी कम हैसियत के साथ रही। आखिर वो किस तरह टूटी हुई लड़की से जाकर माफी तलब करता। लेकिन इस रोज जब इसे मालूम हुआ कि सितारा घर आई है, इस रोज वो पहली मर्तबा अपने कमरे से दौड़ता हुआ निकला। कैसे खबर हो चुकी थी कि वो शख्स दीवानगी की हदों को छू रहा है, कैसे मालूम हो चुका था कि वो इसके लिए तड़प रहा है और एक बार फिर इसकी सारी तड़प को खत्म करने के लिए वो खुद अपने कदमों पर चलकर इस दरवाजे तक आई। लेकिन नहीं, इस रोज बुखार हुई सितारा नहीं थी। इसने अपने बाप की शॉल को कंधों के इर्द गिर्द लपेट रखा था। इसका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन आंखों में चमक और चेहरे पर एतमाद था। जरीना बेगम के मीठे लहजे की परवाह किए बगैर वो काजिम साहब के सामने जमकर बैठ गई। वो जीने पर खड़ा इसे देखता रह गया। मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं आपको चाचू कहकर मुखातिब करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। काजिम साहब के झुके हुए सर को देखकर इसने कहना शुरू किया। आज वो लड़खड़ाते हुए लहजे वाली लड़की नहीं थी, बल्कि इस बार वो खुद को मजबूत करके आई थी। मेरे बाबा की सारी जमीनें जिन पर आपने का कब्जा है, इनकी तमाम मालूमात इस फाइल में है जो मैं आपके पास छोड़े जा रही हूँ। इसने वही बात की जो वो यहाँ करने आई थी। ना कोई इजाफी तमहीद, ना कोई लंबे लंबे गिले शिकवे। ये सब कुछ तुम्हारा ही है मेरा बेटा, तुम मेरी बेटी हो। काजिम साहब ने अपनी शर्मिंदगी को जाहिर करना चाहा। अब आपके मुंह से ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। आप रहने दीजिए चाचू, मैं बस आपसे कहने आई हूँ कि बाबा की सारी जमीनों पर अपना कब्जा कर रखा है। इस कब्जे को इज्जत के साथ छोड़ दीजिए। जिन लोगों के सपोर्ट आपने वो जमीनें कर रखी हैं, इन्हें अपनी जुबान से जाने के लिए कह दीजिए। आज के बाद अपने बाबा की सारी जमीनी मामलात मैं खुद संभालूंगी। इंसान को कोई भी कैफियत खुद अपने खौल से बाहर नहीं धंधेल सकती। इंसान को खुद निकल कर जाना पड़ता।
और इसने भी सोच लिया वो कब तक इस शख्स का शोक मनाती रहेगी। इस रात इस शख्स ने जो कुछ किया, क्या वो हद तक अमेज था? इसका शौहर था, इस पर हक रखता था। अगर इसे समेट कर नरमी से अपने करीब कर लेता तो इसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जिस तरह इस शख्स ने इसे रोनते हुए अपने जुनून को इसके वजूद में उतारा, इस चीज ने इसके वजूद को रेजा रेजा कर दिया। इस रोज वो इस कमरे में दाखिल हुई जिस कमरे में सवाए अजियतों के कुछ नहीं था। इसे अपनी जरूरी चीज नहीं उठानी थी और वो तड़प कर इसकी जानिब बढ़ते हुए इसके हाथों को थाम गया। सितारा ने पलटकर इस शख्स को देखा जिसका चेहरा देखने की भी इसमें हिम्मत नहीं थी और घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया। सितारा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सितारा इसके हाथों की पुष्ट पर अपना माथा टिकाए वो फूट फूट कर रो पड़ा। इस वक्त वो काबिल रहम लग रहा था, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी वो इन तमाम खसारों को नहीं भूल सकती थी। हरगिज नहीं, इज्जत नफ्स तो मैं वो इस शख्स के पहलू में बैठी अपनी इज्जत और अपने किरदार का यकीन दिलाती रही और वो शख्स हर बार इसे झटक देता और इस रोज इसने भी हिम्मत करते हुए अपने हाथों को ना से वापस खींचा बल्कि इस शख्स को झटकते हुए खुद से दूर कर दिया। कौन सी माफी, कहाँ की माफी? मैं आप जैसे बरखुरदार शख्स का चेहरा भी नहीं देखना चाहती असफंदियार खान। इसने हलाक के बल चीखते हुए असफंदियार के चेहरे को देखा जो लाख कोताहियों के बावजूद भी इसके लिए काबिल मोहब्बत बना रहा और काबिल इज्जत भी, लेकिन अब नहीं। बहुत जल्द खुला के कागजात आप तक पहुंच जाएंगे और वो हकीकत में तड़पा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांग लेता हूँ। क्या हम एक बार फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते? क्या एक मौका नहीं है मेरे लिए? और इसने नफी में सर हिला दिया। नहीं, जिंदगी हर बार मौका नहीं दिया करती। किसी का जब दिल चाहे रिश्ता कायम रखे और फिर इसे रिश्ते को तस्लील का निशाना बना दे। इसकी आंखों से आंसू टूटकर गिर रहे थे। वो जो अहद करके आई थी कि वो इन सब के सामने रोएगी नहीं, इस वक्त तड़प कर रो रही थी। आखिर क्या देखा था आपने अपनी आंखों से मेरे अंदर जो आप इतनी नफरत करने लगे, जो आपकी नफरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी? सिर्फ वो खुद नहीं पछताया, वह शख्स भी रो रहा था जो घुटनों के बल इसके सामने बैठा था। बाहर काजिम साहब की आंखों में भी सुर्खी और पछतावे के आंसू थे और जरीना बेगम दहलीज के साथ लगी अपने बेटे की बर्बादी का मातम मना रही थी। इन्होंने दुआ की थी सिर्फ एक बार वो अपने इनके बेटे को माफ कर दें, एक बार कोशिश तो करे, लेकिन इन्हें यकीन था एक औरत जब हार जाती है तब इस हार को तस्लीम करके सीने से लगा लेती है, फिर ऐसे जीर की जीत ये चाहत नहीं रहती। और इस बार इस हार को सितारा जहांगीर ने तस्लीम कर लिया था। खींच कर इसे खुद में पेवस करते हुए वो जा बजा इसके नकूश को चूमता चला गया और इसके लम्स में प्यार के अलावा कुछ नहीं था। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी माफी का इंतजार कर सकता हूँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी तमन्ना लेकर बैठ सकता हूँ, लेकिन अब ये तमन्ना फजूल होगी। अब सितारा जहांगीर इनके हाथ नहीं आएगी। वो अपना दामन छुड़वाकर चली गई। इस रोज इसे यकीन हुआ था कि परवरदिगार ने इससे वो नेमत छीन लिया जिस नेमत की वो कदर नहीं कर पाया। एक अच्छी खुश अखलाक और बाकिरदार बीवी एक मर्द के पास खुदा की नेमत होती है। जब वो नेमत की कदर नहीं करता, अपनी मनमर्जी करता है, तो परवरदिगार इसे अकेला छोड़ देता है और वो भी अब अकेला हो चुका था और इसके लिए जैसे इस पूरी दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहा। सितारा ने माफी के दरवाजे बंद कर दिए थे। वो एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी माँ का सहारा बनती, एक बार फिर जिंदगी को इस तरह से शुरू कर दी कि दरमियान से गुजरे हुए वक्फे को काट कर कहीं दूर दफन कर देती। और ये तो जिंदगी होती है। अगर हम इन लोगों को जो हमारे लिए अजियत के अलावा कुछ नहीं थे बार बार मौका देकर अपनी जिंदगी बर्बाद करें तो हमारी जिंदगी सिर्फ एक तजर्बागाह बनकर रह गई जहां लोगों ने तजर्बात हासिल किए, कभी कामयाब हुए तो कभी नाकाम। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे अपने तरीके से जीने की कोशिश करें ताकि ये आपको किसी नेमत से कम ना लगे। उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।